हाँ जी भाइयों और बहनों, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सचेंज रेट। ये यूपीएससी वाले भाई भी समझ लें यार, आप लोगों को भी क्लैरिटी नहीं होती है, आपके टीचरों को भी क्लैरिटी नहीं होती है। सो हम लोग ट्राई करते हैं कि क्लैरिटी 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 मिले। एचपीएस के लिए तो बहुत जरूरी है ही है जी। राइट, सो मूविंग टू दिस टॉपिक, एक्सचेंज रेट। व्हाट इज एक्सचेंज रेट? ये लाइन समझ ली तो बहुत काम आएगी। Exchange rate is price of one currency in terms of another currency, सर। पैसे का मूल कितना है, हर चीज का पैसे में प्राइस लगाया जाता है। टी शर्ट 500 की, कोट 5,000 का। सो ये ₹1 का प्राइस कितना है? $1 का प्राइस कितना है? 70 रुपए, रुपए के हिसाब से। तो ₹1 का प्राइस डॉलर के हिसाब से कितना है? 1/70। राइट, जस्ट एन एग्जाम्पल। ये मत कहना सर अब तो 75 है, 80 है। राइट, सो फॉरेन एक्सचेंज इन अ वे इज प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ये लाइन को अपने पास याद रखना, समझ रखना, रट्टा मारने की लोड़ नहीं, अंडरस्टैंड इट। राइट, सो एक्सचेंज रेट डिपेंड किस किस पे करता है जी? दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी, ग्रोथ रेट ज्यादा होएगी, ज्यादा अच्छी ग्रो कर रही है, तो वो उसकी करेंसी स्ट्रोंगर होएगी। इफ इंडिया ग्रोज फास्टर देन अदर कंट्रीज, दिस द इफेक्ट वुड बी रुपी वुड गो स्ट्रोंगर। स्ट्रोंगर हेयर मीन्स कि अभी 1/70 का ₹1, 1/70 ऑफ अ डॉलर का ₹1 आता है, फिर शायद 1/50 का आए, फिर शायद 1/40 का आए। राइट, स्ट्रोंगर द इकोनॉमी, हायर द जीडीपी, स्ट्रोंगर इज द करेंसी। प्लीज रिमेंबर सर। फ्यूचर पोटेंशियल, पोटेंशियल के हिसाब से मार्केट सेंटिमेंट बनेगा जी। पॉजिटिव है तो वो स्ट्रॉन्गर होएगी करेंसी। फॉरेन ट्रेड पोर्टफोलियो विच डिपेंड्स और इंक्लूड्स इंपोर्ट डिपेंडेंसी। इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी, ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी इंडिया की करेंसी को हर्ट कर दिया सर। इन्फ्लेशन, ये वाला ढूंढना समझना बहुत जरूरी है साहब। इन्फ्लेशन अगर आपके देश में होती है तो डोमेस्टिकली भी रुपये की वैल्यू क्या होएगी? डिक्रीज। जो हमने पीछे इन्फ्लेशन टॉपिक में किया था, कैसे? आलू वाले एग्जांपल से नहीं देखा तो प्लीज इसे देख लेना। सो जब पैसे की वैल्यू गिरेगी तो इंटरनेशनली भी पैसे की वैल्यू गिरेगी सर। राइट, फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रांग है तो अच्छी रहेगी। फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई रखता है ऑब्वियसली इंडिया में। इंटरेस्ट रेट्स इन द कंट्री, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, एक्सटर्नल डेट लेवल्स, the extent of convertibility of the currency, twin deficits and political stability. सर तो मतलब ये हो गया, एक्सचेंज रेट इज अफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर्स। क्वेश्चन आ गया, उसमें 4 चीजें दी हैं, इनसे इफेक्ट होता है कि नहीं? सो आई कैन सेफली टेल यू दैट यू कैन मार्क द आंसर एज ऑल ऑफ दी above sir. Right, all of the above. Then currency mechanisms. Floating, dirty. The dirty word is very not so dirty, sir. Why? Because Oscar Wilde says what? Oscar Wilde says morality. Morality is an attitude. Is an attitude which we show towards or present towards, show towards whom? People we dislike, sir. Ethics में काम आ जाएगा। Morality is an attitude which we show towards people we dislike, sir. Why? Because the people we like, we get immoral with them. Right? So, chalo, jokes apart. What is floating rate? Floating rate, the forces of demand and supply determine the value of currency. कि रुपये की डिमांड अगर बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, घट रही है तो वैल्यू घट जाएगी। राइट, इन डर्टी फ्लोट एक्सचेंज रेट, it is largely market determined but central bank manages the rate in specific band. कि जैसे हम चाहें कि रुपया 50 से लेके 75 तक या 80 तक तो अपने आप मार्केट से चले, बट अगर इससे कम गया या इससे ज्यादा गया तो आरबीआई बीच में इंटरवीन करके मैनेज कर लेगा। दैट इज डर्टी फ्लोट, गंदी बात। राइट, so management of the currency valuation is within a band called the target zone, sir. Target zone. Right, so क्यों होता है जी टारगेट जोन? मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट तभी प्रमोट होंगे ना जब आपका रुपया, जस्ट टेल मी दिस इज गुड थिंग। सो रुपये अगर
$1 के हिसाब से लेट्स से 1/70 का है। यहाँ रुपी एक और सिनेरियो में यहाँ पे डॉलर के हिसाब से 1/40 का है जी, 1/40 का है। सो कौन से सिनेरियो में एक्सपोर्ट सेक्टर ज्यादा खुश रहेगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे? आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अभी बता देता हूँ। 1/40 के टाइम पे, 1/40 के टाइम पे जहां पे रुपया वीकर है वहां पे एक्सपोर्ट्स को ज्यादा प्रमोशन मिलेगी, बट इसी टाइम पे हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो गया जी? क्योंकि सपोज लेट्स से डॉलर अभी ₹70 का है, मतलब रुपया 1/70 का ऑब्वियसली। सो लेट्स से मैं यूएस में, हमारा कोई भाई रहता है, उसने साइकिल लेना है। लेट्स से भाई वहां पे साइकिल, यहाँ पे इंडिया से हम लोग यूएस में बेचना चाहते हैं। ये साइकिल साहब को लेट्स से हमने यहाँ से सप्लाई करा ₹7,000। तो साहब को कितने डॉलर का पड़ गया? क्योंकि ₹70 का $1 है, तो 7,000 कितने रुपये, कितने डॉलर हो गए? $10 हो गए, $100 हो गए सर? $10 हो गए, है ना? कि $100 हो गए? $100 हुए, 17 × 10 = 7,000, राइट? सो $100 का पड़ गया। अब अगले टाइम में सपोज करो कि रुपया जी, अब डॉलर वीक हो गया है, डॉलर सॉरी रुपी वीक हो गया है। अब लेट्स से भी ₹140 का $1 आता है। हमने साइकिल तो 7,000 का ही बेचना था। सो अब इसे कितने डॉलर का पड़ेगा? $50 का साइकिल पड़ेगा। सो जब रुपया वीक होगा तो एक्सपोर्ट हमारे प्रमोट होंगे, बिकॉज वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे बाहर के कस्टमर्स के लिए, राइट सर? बट इंपोर्ट्स में पुट्ठा हो जाएगा जी। अब वही साइकिल सपोज कर लो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, पहले आपको उसी केस में उसी साइकिल के ₹7,000 देने पड़ रहे थे, अब आपको 14,000 देने पड़ रहे हैं। शायद आप कोई और मॉडल खरीद लो कि यार ये वाला बहुत महंगा हो गया, राइट? सो होप यू गेट द आइडिया कि जब रुपी वीक होता है तो एक्सपोर्ट सेक्टर को फायदा होता है, जब रुपी स्ट्रॉन्गर होता है एक्सपोर्ट सेक्टर को कंसिडरेबली नुकसान होता है, बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिविटी की बात, राइट? एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है जी? इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट द सेंट्रल बैंक artificially fixes the or artificially or arbitrarily fixes the exchange rate which may not have any relation to market forces. Till 1952, before trade account convertibility was introduced, India had this system. And हम closed economy में थे, FDI को आना ही नहीं देते थे, और FDI आती भी नहीं थी, राइट? फिर pegged system क्या है जी? ये डॉलर जा रहा है, ये ऊपर या नीचे जाता है, हमने रुपया इसके साथ बांध दिया, पैग कर दिया, इसके साथ पैग लगाने बैठ गए, नहीं रस्सी से बांध दिया। अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो रुपया भी साथ साथ जाएगा, अगर डॉलर नीचे जाएगा तो रुपया भी साथ साथ जाएगा। सो पेगिंग विद अ करेंसी और रिलेटिंग योर करेंसी विद अ करेंसी, फॉर एग्जांपल डॉलर माइट बी इट। इसका फायदा क्या है जी? स्टेबिलिटी रहती है, स्पेकुलेटिव अटैक्स कम होते हैं, एंड इजिली आप अपने फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज कर पाते हैं, राइट? सो गोइंग फर्दर, करंट अकाउंट डेफिसिट, यार ये पहली मैं समझा चुका हूँ कि हमने बीओपी अकाउंट बनाया जी। बीओपी अकाउंट के दो हिस्से थे, रेवेन्यू मतलब रिसीट या एक्सपेंडिचर, दो ही होते हैं। इनको दो को आगे फर्दर डिवाइड कर लिया, कैपिटल एंड करंट, करंट एंड कैपिटल, इधर भी करंट एंड कैपिटल। सो अगर करंट का डेफिसिट हम लोग पहले भी कर चुके हैं, फिस्कल डेफिसिट। सो अगर करंट अकाउंट का, ये करंट अकाउंट है ना हमारा, करंट अकाउंट का रिसीप्ट लेट से ₹100 है और एक्सपेंडिचर करंट अकाउंट का ₹200 है। सो हमारा खर्चा ज्यादा है, इंडिया से बाहर ज्यादा गया करंट अकाउंट में, अंदर कम आया, तो ₹100 हमारा कैड है, करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट? सो डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट मींस नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डिप्लीशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स, ऑब्वियसली, राइट? सो इंडिया में कैड क्यों रहता है? मेजर रीजन, मेजर कल्प्रिट इज ऑयल इंपोर्ट and also gold and other precious items, precious metals import, right? So going further ji, CAD is said to be good up to a limit as the country uses foreign savings. CAD good क्यों है जी? फिस्कल डेफिसिट की तरह CAD भी थोड़ा सा गुड है। So foreign savings यहाँ पे as imports आ रही हैं सर। However, 2 points must be noted to qualify the same as being good. It should be financed from dependable inflows like FDI. It should be within limits. ऐसा नहीं है कि आपका ₹100 GDP है तो उसमें ₹80 कैड है। It should be 2-3% of GDP, no problem. 2, 3, 1.5, 1%, no problem, right?
सो अगर लिमिट्स में रखें तो हम फॉरेन सेविंग्स को यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, अगर वो इनफ्लोज एफडीआई के माध्यम से आ रहे हैं, राइट। सो गोइंग फर्दर जी, सम स्टेप्स टू कवर द कैड दैट गवर्नमेंट टुक ओवर डेकेड्स आर। बहुत ज्यादा कैड रहता था इंडिया में, तो क्या क्या करा हमने, लिबरलाइज कर दिया एफडीआई एफपीआई को कि इनफ्लो आते रहेंगे, बहुत बढ़िया बात है, तो हमारा आउटगोइंग के कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। सर अगर टोटल अकाउंट देखें ना हम, करंट और कैपिटल दोनों मिला के, तो ऑयल जितना भी हमारा बिल बनाता है, गोल्ड जितना भी बनाता है, एफडीआई जो अंदर आ रहा है ना सर, जो रिसीट वाली साइड पे आएगा एफडीआई, जो अंदर आ रहा है ना हमारे पास, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट एंड दैट नलिफाइज, एंड जनरली इंडिया इज इंक्रीजिंग और द फॉरेक्स रिजर्व इज बल्जनिंग फ्रॉम द ईयर्स एंड ईयर्स। कितना हो गया फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व? आप लोग कमेंट जो नहीं करते हैं वो मुझे डिमोटिवेट करते हैं सर। आई फील सैड सर, इफ यू कैन नॉट कॉमेंट, वाई आर वी डूइंग दिस? है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि यार कुछ भी हम जैसे भी मन में आता है वही पढ़ाई जा रहे हैं, कि भाई साहब किसी को कुछ कही जा रहे हैं, जिसका मन करता है आके वो क्लास ले लेता है, कोई कुछ भी होता है, किसी का मन करता है आके हिस्ट्री पढ़ा देता है, किसी का मन करता है आके पॉलिटी पढ़ा देता है, किसी का ज्योग्राफी, किसी का साइंस, ऐसे तो नहीं है ना। सो वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू, यू कैन जस्ट स्लाइटली कॉन्ट्रीब्यूट, पैसे नहीं मांग रहे भाई, फ्री है यार, कमेंट कर दो, कुछ नहीं होगा, राइट। सो कमेंट में मुझे आज बता दो फॉरेक्स रिजर्व कितना है इस देश का भाई, इंडिया का आज फॉरेक्स रिजर्व कितना है? गूगल पे जाइए, इंडिया की ऑफिशियल फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट खोलिए, एंड यहाँ पे आरबीआई की वेबसाइट भी खोल सकते हैं, वैसे आरबीआई की वेबसाइट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फॉरेक्स रिजर्व्स के नंबर देख लीजिए सर, और नंबर के साथ ये भी देख लेना कितना डॉलर में है, कितना पाउंड में है, कितना एसडीआर में है, ये क्या होता है मैं बताऊंगा। सो ध्यान काम आ जाएगा, मैक्सिमम डॉलर में होता है सर, राइट। सो हमने क्या स्टेप्स लिए जी, लिबरलाइज कर दिया एफडीआई एफपीआई के, गवर्नमेंट सॉवरन वेल्थ फंड, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होते हैं, सॉवरन वेल्थ फंड यूज करे, पेंशन फंड्स, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करा कि इनकम बढ़े हमारी दुनिया से, रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स, जो आजकल भी हम कोशिश कर रहे हैं आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर एक्चुअली टुडे मीन्स being a part of global value chain sir. Earlier it meant only import substitution, एंड डॉलर बॉन्ड्स भी फ्लोट कर दिए हमने जी, कि डॉलर हम लोन पे उठा लेंगे, राइट सर। सो गोइंग अहेड, व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ रुपी? सच्चाई क्या है, क्या रियल वैल्यू ऑफ रुपी जो अभी अबाउट 76 77 पर डॉलर, दैट इज 1/76 ऑफ अ डॉलर चल रहा है, इज दैट द रियल वैल्यू? सो प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से सुनना भाई। प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एज सेड, whenever nominal comes inflation effect is included, जब हम इसे निकाल देंगे तो नॉमिनल वर्ड किस में बदल जाएगा, रियल सर। सो इंडिया में इन्फ्लेशन हमेशा, डेवलपिंग कंट्री में हमेशा डेवलप्ड कंट्री से ज्यादा रहती है इन्फ्लेशन, डेवलपिंग कंट्री ऑलवेज हैज अ हायर इन्फ्लेशन देन डेवलप्ड कंट्रीज इन नॉर्मल टाइम्स, राइट। देन सो इंडिया का अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट, दैट इज इन्फ्लेशन इंक्लूडेड, प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट जो हम देखते हैं 1/76 या 1/78 जो आजकल चल रहा है, दैट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, राइट। अगर हम इन्फ्लेशन के इफेक्ट को निकाल दें, देन इट इज रियल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट। ये इफेक्टिव का क्या मतलब मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। रियल एक्सचेंज रेट, राइट। सो नॉमिनल मतलब इन्फ्लेशन इंक्लूडेड, रियल मतलब एक्सक्लूडेड। अब इफेक्टिव का क्या मतलब है, इफेक्टिव का क्या मतलब है, इसमें समझने के लिए ये समझना पड़ेगा हमें, जस्ट अ सेकंड, हमें ये समझना पड़ेगा जी कि इंडिया का रुपी जो है वो डॉलर के हिसाब से हमने मान लिया 78 रुपीज, 78 रुपीज का $1 आता है जी, राइट, हमने मान लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट। सो इफेक्टिव क्या होगा, इफेक्टिव मींस व्हाट, कि इंडिया का रुपया हमने सिर्फ मायना मान लिया कि भाई इंडिया का रुपया 78 से लेके लेट्स से $1 अब 100 रुपए का हो गया जी, तो इंडिया का डॉलर मतलब बेकार परफॉर्म कर रहा है, इंडिया का रुपया मतलब बेकार परफॉर्म कर रहा है। बट ऐसा तो नहीं है ना कि रुपया सिर्फ डॉलर से ही ट्रेड करता है,
रुपया तो येन से भी ट्रेड करता है, युआन से भी ट्रेड करता है, रुपया तो इवन लेट्स से भी बहुत सारी नेशन से और बहुत सारी करेंसीज, पाउंड स्टर्लिंग से भी हम लोग ट्रेड करते हैं। सो लेट्स से हमने क्या करा जी, हमने क्या करा सर कि हमने ये देख लिया कि अगर इंडिया 100 रुपए का ट्रेड करता है तो उसमें डॉलर का ट्रेड होता है जी लेट्स से 40 रुपए, और येन का ट्रेड होता है जी लेट्स से 10 रुपए, और लेट्स से पाउंड का ट्रेड होता है जी 20 रुपए, एंड एंड और कौन सा रह गया, युआन का ट्रेड होता है जी लेट्स से, जस्ट एग्जांपल है, मत बोलना सर नंबर्स इन्फ्लेटेड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो युआन का ट्रेड होता है 30 रुपए। सो परसेंटेज काउंट करें तो 40% डॉलर में हो रहा है, 10% येन युआन में हो रहा है, 20% पाउंड स्टर्लिंग एंड 30% येन में, right? So what we'll do is we will not calculate India's value of rupee only against one currency. We will give them effective weights of 40%, 10%, 20%, 30%, and using that we'll calculate the value of rupee, कि वैल्यू ऑफ रुपी क्या होनी चाहिए, ऑफिशियली क्या होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि एचपीएस में भी चाहे यूपीएससी में भी जब तक आपका इकोनॉमिक्स या कॉमर्स ऑप्शनल नहीं है तो आपको कैलकुलेट नहीं करना, कंसेप्ट समझो कि हम इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में की सच्चाई क्या है उसको जानने के लिए हम वेटेड एवरेज लेके आ रहे हैं सर, वेटेड एवरेज। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज ऑलवेज अ वेटेड एवरेज, राइट? सो वेटेड एवरेज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, उसमें अगर इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है तो नॉमिनल, अगर इन्फ्लेशन हटा दी तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सर, राइट? सो जो भी नीर होगा दिस वुड ऑलवेज टेंड टुवर्ड्स रीर इवन दो देयर माइट बी अ टाइम लैग। सो आप जो स्पेकुलेशन कर सकते हैं, नीर लेट्स से 75 चल रहा है और रीर इस टाइम लेट्स से 65 है, तो ये धीरे धीरे करके इसकी तरह भागेगा, बिकॉज प्राइस का जो इफेक्ट है वो तो टेम्परेरी है ना, वो धीरे धीरे इसकी तरफ शिफ्ट करेगा। मतलब इकोनॉमी इंटायरली ऐसे परफॉर्म कर रही है जस्ट प्राइस इन्फ्लेटेड करके ऐसे, राइट? देन परचेजिंग पावर पैरिटी मॉडल क्या होता है जी? परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है, इसके लिए हमने पहले डिस्कस करा हुआ है, सो बिग मैक इंडेक्स वाली वीडियो देख लेना जहां हमने इन्फ्लेशन करा था, वहां पे हमने परचेजिंग पावर पैरिटी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, प्लीज देख लेना, राइट? सो गोइंग अहेड, a currency is overvalued or undervalued. Overvaluation of rupee means that its price is too high. मतलब हम 75 रुपए के डॉलर की जगह हम 30 रुपए का डॉलर रख लें, मतलब 1/75 की रुपए की जगह 130 कर लें इसे। सो टू मच ओवरवैल्यूड, इतनी औकात नहीं है भाई। कैसे औकात नहीं है, सच बता रहा हूँ। जीडीपी, यूएस का जीडीपी बहुत बड़ा है, यूएस का इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में पार्ट बहुत बड़ा है, राइट? सो ओवर वैल्यूएशन ऑफ द रुपी मीन्स कि हमने बहुत महंगा रख दिया, अंडर वैल्यूएशन मीन्स सस्ता रख दिया जी। और फॉरेक्स रिजर्व ये हम लोग बात कर चुके हैं जी, आरबीआई रखता है सबसे ज्यादा डॉलर्स में, फिर यूरो, ब्रिटिश पाउंड, ऐसे सारी चीजों में रखा हुआ है। इवन फॉरेन बैंक डिपॉजिट्स सर, डॉलर में भी ऐसा नहीं है कि हमने नोट रखे हुए हैं ट्रेजरी में, ये देखो जी भरे बड़े हैं ना जी ना, हमने किसी तड़खड़ी में या किसी भी ट्रेजरी में नोट नहीं रखे हुए, हमने ट्रेजरी बिल्स रखे हुए हैं सर, ट्रेजरी बिल्स, यूएस ट्रेजरी बिल्स। क्या फायदा कि $100 का अगर आप नोट रख लो तो ये तो 10 साल बाद भी $100 रहेगा, बट अगर आप $100 का ट्रेजरी बिल खरीद लोगे तो ये हर टाइम आपको ब्याज देगा सर, इंटरेस्ट देगा सर। सो आपका $100 पड़ा पड़ा इंक्रीज होता रहेगा और टाइम टू टाइम रिडीम होता रहेगा, राइट? तो ज्यादातर समझदार कंट्रियों ने ट्रेजरी बिल्स रखे हुए हैं। यूएस के सबसे ज्यादा ट्रेजरी बिल्स आज की डेट में चाइना के पास है, राइट? फॉरेन बैंक्स में डिपॉजिट भी रखे हुए हैं, फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्यादा से ट्रेजरी बिल्स, गोल्ड रिजर्व भी है सर, सोना भी है, घर में पड़ा है सोना, अब काहे का रोना। एंड एसडीआर क्या है? आईएमएफ की बात है, ये मैं आईएमएफ में जरूर कवर करूंगा। एंड रीजंस क्यों हम इकट्ठा करते हैं जी, एक तो एक्सटर्नल अकाउंट सिक्योरिटी, डिफेंड रुपी व्हेन नीडेड, import essentials to enable country to globalize further, deter speculators, and enjoy favorable rating by sovereign credit rating agencies. So adequate है कि नहीं हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सर? so इसको कैसे बताएं अब कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एडुकेट है कि नहीं? So whether it is adequate or not is determined by the composition of our flows and external debt sir. कि मतलब लेट्स से 100 रुपए हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है,
एक तो हमारा डेट लेट से भाई 40 रुपए है, कोई बात नहीं, और ये डेट सारा लॉन्ग टर्म है सर, या मेजॉरिटी लॉन्ग टर्म है, तो हमने 40 रुपए एक ही साल में नहीं देते ना, ये तो 30 साल में वापस करना है, तो हमारा डेट सस्टेनेबल है, फॉरेक्स रिजर्व सस्टेनेबल है और गुड है, नो प्रॉब्लम। सो यही बात हो रही है, कॉम्पोजिशन ऑफ फ्लोज एंड एक्सटर्नल डेट। एनआरआई डिपॉजिट्स एंड एफआईआई इन्वेस्टमेंट आर हॉट मनी, बिकॉज डिपॉजिट कभी भी निकाल सकते हो, ये भी कभी निकाल सकते हो, एंड आर वनरेबल, तो मेजॉरिटी ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इसका नहीं बना होना चाहिए। ग्लोबल क्रूड प्राइसेस और ऑल्सो फैक्टर कि ज्यादा एकदम बढ़ गया तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व को प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ड्रॉट एंड रिजल्टिंग फूड पोजीशन इज वन मोर, अगर ड्रॉट पड़ गया तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा बहुत सारा खाना। सो फार्मर भाई भी हमारे बहुत जरूरी है सर, इग्नोर नहीं करना, अपनी लिमिट में रह के सब किसी चीज को अच्छे से इवेल्युएट करना। राइट, शॉर्ट टर्म डेट इज अनदर इनपुट, शॉर्ट टर्म रहा कि हर महीने हमने वापस करने पैसे तो प्रॉब्लम है, राइट। And RBI is diversifying the reserves to make it more sustainable and feasible and flexible. SDR and gold, US centered global recession के बाद से हम SDR और gold को भी ज्यादा टूल देने लगे हैं सर। So problem of plenty with large forex reserve क्या है जी? आपने 400 या 600 या 1000 बिलियन सर, बिलियन डॉलर्स आपने रखे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है? एक तो रखे क्यों है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज हाई, खरीदने हैं तो रुपये बहुत दिए। स्टरलाइजेशन कॉस्ट आर हाई व्हेन रुपीज आर प्रिंटेड टू बाय डॉलर्स, आपने लोगों को पैसे दे दिए प्रिंट करके, लो जी लो पैसे लो, डॉलर दो पैसे लो, डॉलर दो, तो लोगों के पैसे बढ़ गए, इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई। नहीं समझ आया कैसे? तो इन्फ्लेशन वाली वीडियो देख लेना सर। एंड the rupees that put into market have to be absorbed by floating government securities, नहीं तो इन्फ्लेशन रहेगी। and market risk associated with deployment in US securities are evident since 2008। so US में ही अगर रिसेशन आ गया तो आपने ट्रेजरी बॉन्ड लिए थे या कुछ भी लिया था, हो तो सकता ही है ना कि वो भी डिफॉल्ट कर जाए, है ना। एंड रिटर्न्स ऑन सच डिप्लॉयमेंट इज आल्सो मिनिस्क्यूल, ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे हमेशा कम होती है सर रिटर्न, बिकॉज दे हैव लेसर रिस्क, राइट। एंड चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, हमारा इंडिया भी यहाँ पे आर द टॉप 8 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर सर, राइट। सो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। सॉवरन वेल्थ फंड क्या है? इट इज अ फंड ऑफ फॉरेन करेंसी दैट इज मेंट टू बी इन्वेस्टेड इन ग्लोबल एसेट्स। इट इज सेट अप एंड मैनेज बाय सेंट्रल बैंक और स्पेशल बॉडी। हिंदुस्तान ने एक फंड बनाया, जो हिंदुस्तान की सरकार ने बनाया, आरबीआई ने सेटअप किया उनके लिए, सरकार के लिए, और ये बाहर के एसेट्स में, फॉरेन एसेट्स में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। वहां के म्यूचुअल फंड सही है खरीदेंगे, अपने नहीं खरीदेंगे सर, राइट। द फंड इज इन्वेस्टेड इन शेयर, बॉन्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। द मेन रीजन इज टू अर्न मोर देन मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो हमने डॉलरों की ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, इसकी जगह यूएस में जाके हम लोग म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, वो भी तो कभी भी हम बेच के डॉलर ले सकते हैं, राइट। बट इसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होगा, है ना। एंड डिवर्सिफाई इनकम की भाई, चलो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ साथ हमने म्यूचुअल फंड भी ले लिए, शेयर भी ले लिए, बॉन्ड्स भी ले लिए, या कोई एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, ऑयल फील्ड्स टाइप, तो उनका रिटर्न हमारा डिवर्सिफाइड इनकम हो गया, तो मोर स्टेबल हो गया सर, राइट। बट इंडिया ने अभी सेटअप नहीं किया सॉवरन वेल्थ फंड, बिकॉज आवर रिजर्व्स आर नॉट दैट एडुकेट कि हमें उसमें से लार्ज चंक sufficient enough for a sovereign wealth fund create कर सके, राइट। सो रूपी डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन मैं समझा चुका हूँ पीछे, पिछली वीडियो में, प्लीज देख लेना। एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन, सो ये भी मैंने अभी समझाया था। व्हेन करेंसी डेप्रिशिएट्स ड्यू टू मार्केट फोर्सेस और इज डिवैल्यूड बाय सेंट्रल बैंक, एक्सपोर्ट्स गो अप, साइकिल वाला एग्जांपल, राइट। रूपी जब नीचे जाएगा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे सर। एक्सपोर्ट एंड रूपी का इन अ वे आप मान सकते हो कि इनवर्स रिलेशन है सर, रूपी नीचे एक्सपोर्ट ऊपर, रूपी ऊपर एक्सपोर्ट नीचे। इंपोर्ट का सर डायरेक्ट रिलेशन है, सिंपल, हम समझ चुके हैं साइकिल वाले एग्जांपल से। सो ये जे 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 कर्व थ्योरी क्या कह रही है सर? जे कर्व थ्योरी कह रही है इज इफेक्ट थ्योरी स्टेटिंग दैट अ कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट विल इनिशियली वर्सन आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स करेंसी। This is because higher prices on foreign imports will be greater than reduced volume of imports and the growths in exports initially. When exports become price competitive and imports are reduced, the BOP turns positive. अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं भाई। So,
लेट्स से भाई साइकिल वाले एग्जांपल में पहले डॉलर था 70 रुपए का, मतलब रुपया था 1/70 का। हमने डॉलर और रुपये को कर दिया, रुपये को क्या करा था हमने 140 रुपए का, 140 रुपए का डॉलर मतलब 1/140 का रुपी, है ना। तो इसका मतलब क्या बना कि रुपया वीकर हो गया। तो रुपया वीकर हुआ तो एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे ऊपर जाएंगे एज ए सेड। बट सर, हमने लेट्स से भी 1 जनवरी 2021 को रुपया 70 रुपए का था, हमने 20 फेब को इसको 140 रुपए का डॉलर कर दिया, मतलब रुपया 1/140 वीक हो गया सर। सो लेट्स से भी हमारे 10 आदमी बाहर की कंट्रियों से बिजनेस करते थे, इन्होंने सामान मंगाया हुआ था उनसे 10 लाख रुपए का। सो 10 लाख डॉलर का, लेट्स से 10 लाख भी क्यों करना है, 1 लाख डॉलर्स का मान लेते हैं। सो 1 लाख डॉलर के ये 70 लाख रुपए देने वाले थे इस रेट के हिसाब से। बट अब इन्हें कितने देने पड़ेंगे, 1 करोड़ 40 लाख देने पड़ेंगे सर, 1 करोड़ 40 लाख देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डॉलर महंगा हो गया, रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे, है ना। सो क्या होगा, टेम्पररली हमारा इंपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा, बिकॉज जो पेंडिंग बिल है वो तो नए एक्सचेंज रेट पे देने ही पड़ेंगे। बट धीरे धीरे सर, धीरे धीरे हमारे एक्सपोर्ट्स पिकअप कर देंगे। जब इसका सामान बेच के बाहर बेचेंगे, सामान बना के बाहर बेचेंगे, तो उन्हें सस्ता मिलेगा, सस्ता मिलेगा तो एक्सपोर्ट्स में कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। सो जैसे ही आप करेंसी को डेप्रिशिएट करते हैं सर, ये देखो ये ग्राफ में इधर आ जाते हैं। सो ट्रेड बैलेंस में डेफिसिट एक बारी को बढ़ता है सर, डेफिसिट बढ़ रहा है, बट क्योंकि इंपोर्ट के बिल बढ़ गए एकदम से, बट धीरे धीरे फिर एक्सपोर्ट्स पिकअप कर जाते हैं और हमारा डेफिसिट खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, गिरने लग जाता है, राइट, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स प्राइस कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। दिस इज जेकब थ्योरी, बस इतना याद रखना, जेकब थ्योरी टॉक्स अबाउट depreciation or appreciation of money along with majorly depreciation of money or rupee or currency, if you say depreciation of currency and effects on deficit sir, depreciation and deficit D and D sir, right. So going further, रुपी एप्रिसिएशन से उल्टा होगा जो हम लोग बात कर चुके हैं। आप लोग मुझे बताना, रुपी एप्रिशिएट करेगा तो एक्सपोर्टर खुश है कि इंपोर्टर खुश है, मुझे प्लीज बताना, राइट। करेंसी मैनिपुलेशन मतलब कि अपनी करेंसी को कम प्राइस में या ज्यादा प्राइस में रखना, जैसे हमारा एक नेबर करता है, चाइना क्या करता है, अपनी करेंसी को रेनमीबी या युआन, युआन का सर ट्रेडिशनल नाम होता है रेनमीबी, राइट, देयर इज अ डिफरेंस एज वेल, बट जीएस के लिए यही मान लो कि युआन रेनमीबी का ट्रेडिशनल नाम है, राइट। सो रेनमीबी या युआन को वो सस्ता रखते हैं, डीवैल्यूड रखते हैं, डेप्रिशिएटेड रखते हैं, ताकि इनके एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो सके। So currency manipulation is when you artificially set up a price and exchange rate for which you keep your currency weak so that your exports are promoted. This is what the US blames China as a currency manipulator, and recently in 2020 India को भी इस लिस्ट में एक बार शामिल किया गया था US के द्वारा, that we are currency manipulator। and इससे होता क्या है जी, हम मैनिपुलेट करके अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा लेते हैं, सामने वाले के एक्सपोर्ट्स घटा देते हैं। सो वी आर क्रिएटिंग अ बेगर आउट ऑफ आवर नेबर, इट इज कॉल्ड अ बेगर थाई नेबर, थाई नेबर होना चाहिए, THY, शेक्सपियरियन वाली बात है, बेगर थाई नेबर पॉलिसी, इट इज द रिजल्ट ऑफ करेंसी मैनिपुलेशन, राइट सर। सो गोइंग ऑन करेंसी वॉर्स, अब सपोज चाइना ने कम करा अपना करेंसी, सामने से ब्राजील और यूएसए ने भी कम कर दिया, वीक कर दिया, फिर चाइना ने और कम कर दिया, ब्राजील ने और कम कर दिया, यूएस ने भी और कम कर दिया, तो लड़ पड़े सर, आप करो डी वैल्यू, जो भी तुम करोगे डूबेंगे सजना, बट तुम्हें साथ लेके जाएंगे, है ना। सो ये कॉइन किसने करा है, ब्राजील के फाइनेंस मिनिस्टर मंटेगा साहब, गुयोडो मंटेगा, coined the term while describing the competition between United States and China to cheapen their currencies, right? So going further sir, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज डॉलराइजेशन। डॉलराइजेशन इज व्हाट, when a country uses the currency of another country along with own currency or by official substitution is called dollarization। ये पहले हमने सिर्फ डॉलर के लिए यूज करा था, जैसे जिम्बाब्वे में हुआ, उनकी करेंसी में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी, रेडी भर के जिम्बाब्वे करेंसी ले जाओ, 1 किलो आलू ले आओ, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने डॉलर यूज करना शुरू कर दिया अपनी करेंसी को हटा के या फिर अपनी करेंसी के साथ। सो डॉलराइजेशन वाज यूजिंग अनदर using dollar,
But now we say any other currency if you use instead or along with your own currency, then it is called dollarization, right? कंप्लीट रिप्लेसमेंट भी हो सकती है और इनकम्प्लीट भी हो सकती है। जैसे नेपाल हमारा हिंदुस्तान का रुपया भी अपनी करेंसी के साथ चलाता है, वहां पे एक्सेप्टेबल है नेपाल का रुपया, नेपाल में इंडिया का रुपया भी, राइट? शूज वूज लेने जाते हैं ना कुछ लोग, तो उन्हें पता होगा। और जापान एज अ सेड, ब्रिटिश पाउंड एंड साउथ अफ्रीकन रैंड अब डॉलर भी यूज कर रहे हैं, राइट? करेंसी बोर्ड इन रिसेंट टाइम्स, करेंसी बोर्ड केम इनटू इंटरनेशनल हेडलाइंस when Argentina adopted to flush out its extra currency that was losing its value due to fiscal profligacy. सर अगर करेंसी ज्यादा होगी, सपोज इंडिया में 100 रुपए हैं, रुपए हैं 100 टोटल और डॉलर है 10 टोटल, सो $1 कितने का लिया जा सकता है? 10 रुपए का मैक्सिमम, बिकॉज है ही 100 रुपए। अगर इंडिया में 1000 रुपए हो गए, डॉलर तो 10 ही है, तो डॉलर कितने का लिया जा सकता है? 100 रुपए का, है ना? अगर इंडिया में 100 से कम हो गए जी, 50 रुपए हो गए, डॉलर 10 ही है, तो 5 रुपए का। सो ये देखो, अगर रुपये की सप्लाई बढ़ती है तो डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, जिसकी सप्लाई बढ़ेगी उसकी वैल्यू कम और दूसरे की वैल्यू ज्यादा। अगर रुपये की सप्लाई कम होती है तो रुपये का प्राइस बढ़ेगा, डॉलर का कम होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज मेंट बाय अपनी फ्लश आउट कर दी, एक्स्ट्रा मनी फ्लश आउट कर दी कि हमारे डिमांड सप्लाई के हिसाब से हमारी करेंसी स्ट्रॉन्गर हो जाए, राइट? सो व्हेन फॉरेन इन्वेस्टर्स वर लीविंग द कंट्री एंड एक्सचेंज रेट ऑफ द पेसो वाज प्लंजिंग, द डिसीजन वाज टेकन कि भाई साहब आप अब डॉलर लेके भागी जा रहे हो और महंगा ही जा रहा है। इट सेट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट टू यूएस डॉलर, इट रूल्ड दैट द कंट्री शुड प्रिंट सो मेनी पेसो एज इट हैड डॉलर्स। सो वही एग्जांपल में $100 है तो 100 ही रुपए कर दो तो $1 का ही मिलेगा, राइट सर? So thus like a central bank, a currency board is country's monetary authority that issues notes and coins, and its only function and is performed in line with fixed currency exchange rate. So demand supply के हिसाब से एक बोर्ड बना दो जो देखेगा कितने डॉलर होने चाहिए, कितने डॉलर हैं, कितने रुपये होने चाहिए इसके साथ, राइट? Unlike a central bank, it is not the lender nor banker, बस ये करेंसी को ही देखेगा सर। ये काफी कंट्रियों ने कोशिश करी, हमने नहीं करा, अभी हिंदुस्तान ने नहीं करा। So global reserve currency क्या है जी? There are some national currency that are held by central banks, जिसको हमने पहले हार्ड करेंसीज भी कहा था, जो सारी जगह एक्सेप्टेबल है, यूएस डॉलर, जापानीज येन, यूरो एक्सेट्रा। सो कहीं भी हो तो आप ग्लोबल रिजर्व करेंसी अगर आपके पास है तो आप उसे खर्च कर सकते हो, बिकॉज दे आर एक्सेप्टेबल जनरली ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट? इट इज हेल्ड नॉट ओनली बाय सेंट्रल बैंक्स बट ऑल्सो बाय फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। आपके वॉलेट से भी शायद डॉलर निकल आई यूएस का। रीजन क्या है डॉलर इतना प्रोमिनेंट क्यों है? बिकॉज 1994 ब्रेटन वुड्स जो एग्रीमेंट हुई थी, जिसकी हम आगे बात भी करेंगे, इसकी वजह से डॉलर को एक यूनिक स्टेटस मिल गया था, इसे ग्लोबल करेंसी मान लिया गया था, और इट टुक द वर्ल्ड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड एंड मेड द ग्लोबल रिवर्स रिजर्व होना चाहिए यहाँ पे, रिजर्व करेंसीज, राइट? सो रिजर्व करेंसी पहले गोल्ड इशू करते थे सर, कि एक 10 रुपए इशू करने हैं, अगर आपने छापने तो 10 रुपए का सोना रखो। वो हम पहले बेसिक्स में बात कर चुके हैं कि ऐसा आप क्यों नहीं करते, देख लेना प्लीज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी वीडियो। सो द रीजन फॉर एनी नेशनल करेंसी टू इमर्ज एज अ ग्लोबल करेंसी आर, कैसे बनती है ग्लोबल करेंसी? दैट इट शुड हैव स्ट्रेंथ इन फॉर्म ऑफ लार्ज इकोनॉमी, performed well for decades, it should be stable with central bank, should be able to ensure that adequate amount of currency in global markets to convert into other currencies, right? So क्या होना चाहिए सर? लार्ज इकोनॉमी होनी चाहिए, सेंट्रल बैंक के पास इतना पैसा होना चाहिए, इतनी अलग करेंसी होनी चाहिए कि भाई आप रुपया देके किसी में भी कन्वर्ट करा सको, एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए, राइट सर? सो हार्ड एंड सॉफ्ट करेंसी वही बात है, हार्ड करेंसी ये सिर पे मारने सिर नहीं फटता, बट ग्लोबली एक्सेप्टेड होती है। फॉर एग्जांपल डॉलर, सॉफ्ट करेंसी ऑपोजिट फीचर्स होते हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेबल जनरली नहीं होती। सबसे भारी और सबसे प्रोमिनेंट ग्लोबल हार्ड करेंसी है यूएस डॉलर सर, and this is in global demand as store of value globally throughout the world, right? So going ahead, flight of capital क्या है जी? When financial assets or money rapidly leave a country, पैसे जा रहे हैं विमानों में बैठ के, तो डॉलर भाग रहे हैं अगर देश से, तो रुपये का क्या होगा? वैल्यू खत्म हो जाएगी, कम होती जाएगी, एक्सक्यूज मी। देन कैपिटल कंट्रोल्स, ये हम क्या करते हैं कि एकदम से कैपिटल ना भाग सके, एकदम से कैपिटल फ्लाइट में बैठ के ना भाग सके, तो हम थोड़ा कंट्रोल लगा देते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी 100%,
नहीं है सर। So this is much more than enough for the day. Thank you so much. See you next time. Until then, subscribe. सर अगर आप सब्सक्राइब कमेंट नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी, है ना। कोई कहता है यूट्यूबर हैं आप, सर यूट्यूब पे क्लास लेके तो आप भी यूट्यूबर ही बने साहब, आप कोई और साइट पे ले रहे हैं क्या, है ना। सो प्लीज 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 कमेंट, प्लीज सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।